गुड मॉर्निंग। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। तो अपन अभी तक जो क्वेश्चन किए थे अपने, वो अपन फेफड़े यानी कि फुफ्फुस तक पढ़ चुके थे। अब फुफ्फुस के बाद अपना पॉइंट आता है वहन का, यानी कि हृदय में वहन किस प्रकार होता है, रुधिर का संचालन किस तरह होता है और किस तरह हमारी जो रक्त है, तो रक्त में लसिका जो अपना लाल रुधिर का शिराएं और धमनी में शिराएं जो हैं वो किस प्रकार हमारे रक्त को छानने का काम करती हैं, वो किस प्रकार हमारे शरीर की विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचता है। तो इस वहन के लिए पढ़ने के लिए हम पहले थोड़ी बात हृदय की जानते हैं। तो हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय शंक्वाकार संरचना है। अपन सीधा बोल सकते हैं कि पेशीय शंक्वाकार संरचना एक मुट्ठी की तरह संरचना होती है, अगर ऐसा बोला जाए तो। इसमें शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। तो रुधिर यानी कि रक्त किस प्रकार आता है, तो हमारी जो हृदय की संरचना जो हमने बनाई है उसमें देखिए, इसमें एक महाधमनी होती है और यहाँ पर फुफ्फुस धमनियाँ जुड़ी रहती हैं, यानी कि फेफड़ों की धमनियाँ जुड़ी रहती हैं और यहाँ पर फेफड़ों की शिराएं जुड़ी रहती हैं। जब रक्त इस महाधमनी से शरीर के ऊपरी वाले भाग यानी कि महाशिरा से बोलते हैं, अगर महाशिरा से अगर आती है तो रुधिर कैसे हमारे शरीर में पंप करता है, किस प्रकार पहुँचता है। तो अपन बात करते हैं कि फुफ्फुस में बाईं ओर जो होता है ना, फुफ्फुस में बाईं ओर स्थित कोष्ठ होता है, वहां पर बायां आलिंद, ये कहलाएगा अपना बायां आलिंद। इसी प्रकार इस तरफ ये कहलाएगा दायां आलिंद। इस तरफ बायां निलय होता है और ये बायां जे दायां निलय होता है। ये दायां निलय है, ये दायां निलय है और वो बायां निलय है। दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो जब महाधमनियों के द्वारा जब हमारे शरीर में रक्त पहुंचता है तो हृदय की जो प्रकोष्ठ होते हैं ये खुल जाते हैं। जब सबसे पहले आलिंद में आएंगे, वो आलिंद से आने के बाद दायां निलय में पहुंचेंगे, दायां निलय से ये प्रकोष्ठ से होते छलते हुए फुफ्फुस धमनियों में चले जाते हैं। तो धमनियों में पहुंचने के लिए, शिराओं में पहुंचने के लिए आप अपनी बुक में देखें कि हृदय एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का ही वहन होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों ओर वहन होता है। तो अतः ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने के लिए, रोकने के लिए हृदय के कई कोष्ठों में बांटा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। अगर हमारे रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो गई तो इसके लिए खून कहाँ जाएगा, यानी कि रुधिर कहाँ जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा, यानी कि फुफ्फुस तक पहुँचेगा। तो फुफ्फुस से वापस फिर क्या, ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लाना होता है। तो इस प्रक्रम को हमें इस प्रक्रम के लिए रक्त को विभिन्न चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इस प्रक्रम में विभिन्न चरणों के द्वारा हम समझेंगे कि फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर, जो फुफ्फुस यानी कि फेफड़े हैं, उनसे हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठ है। सबसे पहले लिख दिया बाएं आलिंद में आता है। सबसे पहले कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है, रुका हुआ रहता है। जब अगला कोष्ठ यानी कि बायां निलय, बायां आलिंद से कहाँ आएगा? बायां निलय में। जब बाएं निलय में फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है, कि सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है, संकुचित, तो तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है और ऊपर वाला दायां कोष्ठ है, दाएं आलिंद जब फैलता है तो शरीर में ऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसा ही दायां आलिंद संकुचित होता है तो नीचे वाला जो प्रकोष्ठ है वो दायां निलय फैल जाता है, तो यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। तो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। तो आलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशी भित्ति होती है
वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, जबकि आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है और यह घटना बराबर चलती रहती है और हमारा जो हृदय है हमारे शरीर में रक्त को प्रवाह करता रहता है और पंप करता रहता है। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन आता है कि धमनी और शिराओं का काम क्या है, यानी कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी और शिरा में अंतर समझने के लिए अपन सबसे पहले धमनी का नाम लेते हैं, फिर अपन शिराओं का नाम लेंगे। तो धमनी और शिराएं होती जो है ना, तो अपन ने जो धमनी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं हैं जो हमारे फेफड़ों मतलब फेफड़ों से फेफड़ों की शिरा और फेफड़ों की धमनियाँ जो क्या करती ऑक्सीजनित रक्त को ले जाने का और विऑक्सीजनित रक्त को बाहर निकालने, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो रुधिर है उनको साफ करने का किस प्रकार कार्य करती हैं। तो धमनी की बात करते हैं तो धमनी जो धमनियाँ होती हैं अपन पढ़ चुके कि इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी तथा इलास्टिक वाली होती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं इनकी दीवारें जो पतली होती हैं तो तथा बिना लचक वाली होती हैं, ठीक है ना। इनका जो ल्यूमेन संकीर्ण होता है, धमनियों का ल्यूमेन संकीर्ण कैसा होता है, ल्यूमेन जो संकीर्ण होता है मतलब छोटा होता है, जबकि शिराओं का जो ल्यूमेन होता है वो चौड़ा होता है। अगली बात करते हैं कि जो धमनियाँ जो होती हैं यह हृदय से रक्त लेकर के उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। मतलब जो धमनियाँ हैं वही हृदय से रक्त मतलब शुद्ध रक्त को ले जाकर के शरीर के विभिन्न भागों में संवहन करती हैं, जबकि जो शिराएं होती हैं ये संपूर्ण शरीर के रक्त को लेकर के हृदय तक ले जाते हैं। इनमें जो धमनियों में पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके सभी जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। किसका, केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके सभी जो जितनी भी शिराएं हैं धमनियाँ हैं जितनी भी धमनियाँ हैं वो ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं, जबकि शिराओं में पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके शेष सभी जितनी भी शिराएं हैं वो ऑक्सीजनित अनऑक्सीकृत रक्त का संवहन करती हैं। जो धमनियाँ होती हैं इनमें कपाट यानी कि वाल्व नहीं पाए जाते, जबकि जो शिराएं होती हैं इनमें कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारी जो धमनी है वो जो शिरा है उनका अंतर खत्म हुआ। अब आप अपनी बुक्स में जो पेज नंबर 122 पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उन क्वेश्चन आंसरों को क्लियर कर लें कि उन क्वेश्चन आंसरों में क्या क्या था। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है बुक में जो दिया है 122 पेज पे कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो देखिए मानव के वहन तंत्र के घटक जो हैं वो निम्न प्रकार है। जैसे मानव के वहन यानी कि परिसंचरण के घटक निम्न है। नंबर 1 रुधिर यानी कि रक्त। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त क्या है, तो सभी बच्चे उसमें गलती करते हैं, जरा ध्यान से सुने। रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन का आंसर है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो मानव के वहन परिसंचरण के तंत्र के घटक है सबसे पहले रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रुधिर वाहिकाएं। अब रक्त क्या है, रक्त यह परिवहन के माध्यम का कार्य करता है, जो अपने अंदर विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का कार्य करता है। ये रक्त का कार्य है। अब दूसरी बात करते हैं परिवहन तंत्र में हृदय की। हृदय क्या है, यह रक्त के विभिन्न भागों को भेजने व तथा वहाँ से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। रक्त क्या करता है, रक्त का कार्य मतलब पंप करना, मतलब हृदय का कार्य कि ये रक्त के विभिन्न भाग हैं वहाँ से रक्त को एकत्रित करना और एकत्रित करके उसको पंप करना है। तीसरा पॉइंट है अपन ने बोला हृदय के बाद रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, इनके माध्यम से ही रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। तो मानव के वहन तंत्र जो है वो केवल 3 हैं, हृदय, रक्त और रुधिर वाहिकाएं।
अगला दूसरा क्वेश्चन है आपका कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक होता है। जो स्तनधारी पक्षी होते हैं, स्तनधारी तथा पक्षियों में जो होता है, जो ऑक्सीजनित तो विऑक्सीजन जनित मतलब शुद्ध रक्त तो अशुद्ध रक्त को अलग अलग करना आवश्यक क्यों होता है। तो देखो, स्तनधारी एवं पक्षियों को अपने शरीर का एक तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की आपूर्ति या पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को अलग करना आवश्यक होता है। तो उच्च दक्षता की ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, ऐसा इसलिए किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र का क्या कार्य है। तो उच्च संगठित पादप वहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र की घटक क्या है। तो घटक हैं अपने केवल वहन तंत्र के जो घटक होते हैं, पादपों की बात चल रही है कि पेड़ पौधों की, तो केवल जाइलम तथा फ्लोएम, जिन्हें अपन संयुक्त रूप से संवहन ऊतक कहते हैं। मतलब जो अपना पेड़ पौधे होते हैं उनका संवहन ऊतक क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। इनके ही द्वारा ये अपने भोजन का आदान प्रदान करते हैं। कैसे। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण की बात कर रहा है। तो अभी अपन ने पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र कौन से, अपने जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान देना कि जाइलम जो है वो पेड़ पौधों में खनिज लवण तथा जल का अवशोषण करता है, यानी कि संवहन का कार्य केवल जाइलम करता है। तो पादप में जल तथा खनिज लवणों का संवहन ऊतक जाइलम के द्वारा होता है। जबकि आखिरी क्वेश्चन है आपका कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो संवाहक ऊतक बोलेंगे, अपन सीधा बोल देंगे कि फ्लोएम के द्वारा होता है। इस प्रकार आपके पेज नंबर 122 के सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। अब इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन आप जब तक उत्सर्जन खुद स्वयं पढ़ लीजिए, इनके पढ़ने के बाद आपको उत्सर्जन वाला पॉइंट भी अच्छा लगेगा। जब तक आप अपने वर्क जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए, इनको करते जाइए। अगर किसी बात की समस्या है तो विद्यालय में आकर के हमसे संपर्क करें। थैंक यू।